नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। सुबह के बज चुके हैं 7। मैं हूं आपके साथ श्वेता शर्मा। और चलिए शुरुआत सबसे अहम खबर के साथ, क्योंकि आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अंबिकापुर के दौरे पर आ रही हैं। वो भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे जनजातीय गौरव दिवस समारोह में शिरकत करेंगे। पीजी कॉलेज ग्राउंड में भव्य आयोजन किया जा रहा है। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। तो वहीं राष्ट्रपति के आगमन को लेकर सरगुजा और बस्तर से आए आदिवासी समुदाय में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। पूरे देश में जनजातीय गौरव दिवस उत्साहपूर्वक मनाया जा रहा है और इसी कड़ी में अंबिकापुर में आयोजित इस मुख्य कार्यक्रम में राष्ट्रपति मुर्मू शिरकत करेंगी। तो अहम खबर आपको बता दें, आज छत्तीसगढ़ आएंगी राष्ट्रपति। अंबिकापुर में जनजातीय गौरव दिवस का भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और इसी कार्यक्रम में शिरकत भी करेंगी। प्रदेश भर के आदिवासी समुदाय के लोग इसमें शामिल होंगे और इसी के मद्देनजर पीजी कॉलेज ग्राउंड में पूरी तरह से विशालकाय अस्थायी डोम बना दिया गया है, जिसमें हजारों लोगों के बैठने की व्यवस्थाएं कर ली गई है। तस्वीर देखिए सामने आई, ये डोम की है, जहां पर 30,000 से ज्यादा लोग आज बैठ सकते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का कार्यक्रम देखेंगे। इसके साथ साथ राष्ट्रपति के आगमन को लेकर शहर के मुख्य चौक चौराहों हो, मार्ग हो, नए सिरे से उन्हें बनाया गया है। चौक चौराहों को पूरी तरह से सजाया धजाया गया है। दरअसल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा से हवाई मार्ग के रास्ते अंबिकापुर पहुंचेंगी। यहां के पीजी कॉलेज ग्राउंड में 1 घंटे का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें गौरव दिवस का समापन करते हुए जनजातीय समुदाय के लोगों और आदिवासी संस्कृति से रूबरू भी होंगी। अंबिकापुर में देखिए पहला मौका है जब इतने बड़े कार्यक्रम में देश की राष्ट्रपति का आगमन होना। हमारी तैयारी, जैसे आप जानते हैं, कार्यक्रम हेलीपैड से जो हमारा रूट है और जो ये कार्यक्रम स्थल है, सभी जगह सुरक्षा व्यवस्था लगा दी गई है। जहाँ जहाँ ट्रैफिक डाइवर्जन करना है, ट्रैफिक के जहाँ भारी वाहनों को रोकना है, उसके संबंध में भी लगातार 2 दिन से आप लोगों के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है। जनजातीय गौरव दिवस पर राष्ट्रपति महोदय का आगमन होगा। राष्ट्रपति महोदय के आगमन की संपूर्ण तैयारी लगभग कर ली गई है और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री आखरा योजना का भी प्रारंभ कल से किया जाएगा। तो राष्ट्रपति की सुरक्षा को लेकर तमाम व्यापक तैयारियां कर ली गई हैं। जिला प्रशासन, राज्य सरकार के द्वारा राष्ट्रपति के कार्यक्रम की वृहद तैयारियां की जा रही हैं। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संतोष कश्यप, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। संतोष, देखिए पहली मर्तबा है जब इतने वृहद और भव्य कार्यक्रम में राष्ट्रपति पधार रही हैं, और ऐसे में ये कार्यक्रम किस तरह का होगा, कितने बजे पहुंचेंगी, किस तरह की तैयारियां हैं, वो तमाम जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल, देखिए सरगुजा वासियों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि 75 साल के बाद कोई राष्ट्रपति जो है वो अंबिकापुर आ रही है। 75 वर्ष पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब राष्ट्रपति हुआ करते थे तब वो अंबिकापुर पहुंचे थे, और उसके बाद 75 साल बाद ऐसा मौका मिला है सरगुजा वासियों को कि वो राष्ट्रपति के आगमन का स्वागत यहाँ करेंगे। बिल्कुल, देखिए आज 12 बजे तक जो महामहिम राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, वो अंबिकापुर पहुंचेंगी और अंबिकापुर पहुंचने के बाद जनजातीय गौरव दिवस के समापन कार्यक्रम में वो शामिल होंगी। साथ ही मुख्यमंत्री आगरा विकास योजना का भी जो महामहिम राष्ट्रपति हैं वो शुभारंभ करेंगी। मुख्यमंत्री आगरा विकास योजना के तहत जो गाँव में जो देवालय बनाए जाते हैं जनजातीय समाज के लोगों के लिए, उन्हें 5 लाख से 20 लाख रुपए तक उनके निर्माणों के लिए सरकार के द्वारा पैसा देने जाने की इस योजना में है। तो कहीं न कहीं राष्ट्रपति के आगमन के साथ ही जो जनजातीय समाज के लोग हैं उनके विकास की छत्तीसगढ़ सरकार ने पहले ही एक गाथा तैयार कर ली है, जो महामहिम के द्वारा उसका आज शुभारंभ किया जाएगा। महामहिम जो है अंबिकापुर के गांधी स्टेडियम में हेलीपैड 3 हेलीपैड बनाए गए हैं गांधी स्टेडियम में, जहां महामहिम का हेलीपैड जो है वो गांधी स्टेडियम अंबिकापुर में उतरेगा और वहां से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पे पीजी कॉलेज ग्राउंड है, जहां पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। वहां पर बात करें तो पूरे डोम की फाइनल तैयारी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। साथ ही वहाँ अलग अलग प्रकार के डोम भी बनाए गए हैं, जहाँ जनजातीय समूह के द्वारा जो कार्यक्रम चल रहे थे उनका भी आज जो कार्यक्रम का समापन होगा। इसके साथ ही जो महामहिम राष्ट्रपति जब पीजी कॉलेज ग्राउंड पहुंचेंगी तो उनके मंच के पीछे ही उनका ग्रीन
जो रूम है वो बनाया गया है। उसके साथ ही वही ग्रीन रूम के सामने पे ही मुख्यमंत्री अगरा विकास योजना के जो है प्रदर्शनी लगाए गए हैं, जहां पर वो फीता काट के उनका शुभारंभ करेंगी और फिर वो मंच पर पहुंचेंगे। इसके साथ ही मैंने जैसे कि पहले भी आपको बताया कि जब जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब पहले राष्ट्रपति देश के थे, जब वो अंबिकापुर आए थे, तो उन्होंने पंडो जनजाति समाज के लोगों को गोद लिया था। उसमें से भी एक व्यक्ति आज भी जीवित है, लगभग 75-76 साल के आज भी वो हो चुके हैं। तो महामहिम राष्ट्रपति उन पंडो जनजाति के समाज के लोगों से भी मुलाकात करेंगी। साथ ही जो विभिन्न जो उत्कृष्ट कार्य करते हैं, जो समाज हित में जो काम करते हैं, उन्हें भी सम्मान किया जाएगा। जी, साथ ही जो अनुसूचित जो जनजाति समाज के लोगों के जो प्रकृति में है, जो उनके कार्यक्रम होते हैं, पूजा हो या अन्य कार्यक्रम होते हैं, उनके भी जो कार्यक्रम चल रहे हैं, उनमें भी जो प्रथम आएंगे उन्हें भी तो बिल्कुल एक तरह से सम्मानित किया जाएगा तमाम वो जनजातियों को। सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति होगी और पहाड़ी कोरवा का चूंकि हमारे सहयोगी ने जिक्र किया है, तो पंडो जनजाति के लोगों से भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बातचीत भी करेंगे, मुलाकात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। संतोष, नजर बनाए रखिएगा। और चलिए बात मध्य प्रदेश की, क्योंकि पूर्व सीएम कमलनाथ के जन्मदिन पर दिग्गजों का जमावड़ा लगा रहा। जन्मदिन का मौका था और ऐसे में कमलनाथ अपनी राजनीतिक विरासत नकुलनाथ को सौंप सकते हैं। ये भी बता दें कि कमलनाथ के साथ नकुलनाथ कुछ दिनों से साथ साथ दिख रहे हैं। देखिए खास रिपोर्ट। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ 18 नवंबर को 79 साल के हो गए। कमलनाथ ने राजधानी भोपाल में ही अपना बर्थडे मनाया। बेटे नकुलनाथ और वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में उन्होंने बर्थडे केक काटा। उन्हें जन्मदिन की बधाइयां देने उनके समर्थकों की भीड़ उमड़ पड़ी। अनेक कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कमलनाथ के श्यामला हिल्स स्थित आवास पर जाकर उन्हें शुभकामनाएं दी। इस मौके पर ऐसे संकेत मिले कि अब कमलनाथ अपनी राजनीतिक विरासत को नकुलनाथ के हवाले कर सकते हैं। नकुलनाथ सांसद रहे हैं और मैं समझता हूं कि कमलनाथ की विरासत है। नकुलनाथ कार्यकर्ता आ रहे हैं, कांग्रेस के नेता आ रहे हैं, तो ऐसे समय नकुलनाथ का रहना भी आवश्यक है कि सबसे अच्छे ढंग से उनका परिचय हो जाए। मैं तो कह रहा हूँ, मैं राजनीतिक विरासत की नहीं, पूरी विरासत जो है कमलनाथ के बाद नकुलनाथ। हालांकि बीजेपी तंज कस रही है कि कांग्रेस में परिवारवाद का बोलबाला है, इसीलिए कमलनाथ की विरासत उनके पुत्र, उनके बेटे के ही खाते में जाएगी। अवसर जरूर जन्मदिन का था, हम सबकी ओर से भी शुभकामनाएं, पर जो जमीन पे काम कर रहे हैं उनकी छुट्टी की तैयारी है और नकुलनाथ जी भोपाल में बैठने वाले हैं। एक नेतृत्व के तौर पर फिर से उनकी रीलॉन्चिंग की जा रही है, ये स्पष्टता से सुनाई भी दे रहा है और दिखाई भी दे रहा है। कमलनाथ के नेतृत्व में सन 2018 में प्रदेश में 15 साल बाद कांग्रेस की सरकार बनी थी। हालांकि ये सरकार 15 महीनों में ही गिर गई। कमलनाथ को जन्मदिन की बधाइयां देने वालों में पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, पूर्व मंत्री बाला बच्चन, विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे और पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव प्रमुख रूप से शामिल थे। INS 24/7 के लिए भोपाल से अंकुश मौर्य की रिपोर्ट। और इधर मध्य प्रदेश में राजनीतिक कयासों का दौर जारी है। कभी मंत्रिमंडल में विस्तार की बात होती है तो कभी निगम मंडल में नियुक्तियों की। हालांकि इन कयासों का आधार बहुत है, फिर भी हकीकत में संभावनाएं कम दिख रही हैं। देखिए एक और खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के लगातार दिल्ली दौरे सियासी गलियारों में चर्चा के विषय बनते जा रहे हैं। इसी बीच मध्य प्रदेश बीजेपी के बड़े नेताओं के बीच भी मुलाकातों के दौर जारी है। मुख्यमंत्री निवास पर भी कई बड़ी बैठक हुई है। इसे कभी निगम मंडलों में नियुक्ति को लेकर देखा जाता है तो कभी मंत्रिमंडल में बदलाव को लेकर। हालांकि बड़े नेता इन्हें सामान्य मुलाकात भर बताते हैं। बीजेपी सत्ता संगठन में मची इन सियासी हलचलों पर कांग्रेस लगातार चुटकी ले रही है। कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने एक बार फिर मोहन कैबिनेट पर निशाना साधा है और कहा है कि भाजपा के बड़े लीडर मुख्यमंत्री के चेहरे को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। मोहन यादव की खिलाफत ये 4-5 मंत्री कर रहे हैं, कैलाश विजयवर्गीय, हमारे प्रहलाद पटेल जी,
अंदर ही अंदर विश्वास सारंग का नाम भी आता है, कहीं ना कहीं राकेश सिंह का नाम भी आता है। ये सुखबुगाहट चलती रहती है। तो यदि एक मुख्यमंत्री को सुरक्षित रहना है और अपनी सरकार के एजेंडे को का इम्प्लीमेंट इस प्रदेश में विकास का करना है, तो ऐसे तत्वों को हटा ही देना चाहिए। मोहन सरकार के 2 साल पूरे होने को हैं और ऐसे में मंत्रियों के परफॉर्मेंस को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं। शायद यही कारण है कि अब मंत्रिमंडल में बदलाव को लेकर सुगबुगाहट नजर आने लगी है, लेकिन यह हकीकत में कब बदलेगी यह कोई नहीं बता सकता। अनुराग मालवीय, INS 24/7 भोपाल। और चलिए बात छत्तीसगढ़ की, क्योंकि किसान सम्मान निधि की राशि का अंतरण करने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे। शिवराज सिंह चौहान ने भाजपा सरकार की खूब सराहना की, तो वहीं छत्तीसगढ़ को केंद्र सरकार से पैसों की कभी कमी नहीं होने का भरोसा भी दिलाया। कांग्रेस सरकार पर शिवराज जमकर बरसे। एक बार फिर शिवराज सिंह चौहान के बयान ने पीएम आवास पर छत्तीसगढ़ की राजनीति को गरमा दिया। देखिए। छत्तीसगढ़ की सियासत में पीएम आवास हमेशा से ही बड़ा मुद्दा रहा है। कांग्रेस सरकार में पीएम आवास छिन जाने को भाजपा ने सबसे बड़ा मुद्दा बनाया। प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के बाद पीएम आवासों की स्वीकृति शुरू हुई। धमतरी की सभा में शिवराज सिंह चौहान ने कहा, छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनने के बाद पीएम आवास योजना की स्वीकृति दी गई। अब तक 19 लाख मकानों की स्वीकृति दी जा चुकी है। प्रदेश में आवासहीन परिवारों की संख्या 31 लाख है। राज्य सरकार के वेरिफिकेशन के बाद इन परिवारों को भी केंद्र और राज्य सरकार की डबल इंजन की सरकार मिलकर पक्का आवास देंगे। छत्तीसगढ़ के लिए कभी पैसों की कमी नहीं होने दी जाएगी। शिवराज सिंह चौहान ने पीएम आवास के लिए राशि जारी नहीं करने को लेकर पूर्ववर्ती भूपेश बघेल सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भूपेश बघेल की सरकार ने गरीबों से मकान छीनने का पाप किया, लेकिन भाजपा सरकार आते ही एक बार फिर आवासहीन परिवारों को मकान मिलने लगा है। दूसरी ओर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शिवराज सिंह चौहान के बयान पर पलटवार करते हुए प्रतिक्रिया दी है। भूपेश बघेल ने धान खरीदी से लेकर पीएम आवास तक शिवराज सिंह चौहान के बयान पर तीखा पलटवार किया। कांग्रेस की सरकार ने छत्तीसगढ़ की प्रगति और बाधा को बाधित किया था, और हद तो तब हो गई जब प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान हम भेजते थे, प्रधानमंत्री भेजते थे वहां से, तो वो भी इस सरकार ने नहीं लिए। 19 लाख मकानों के लिए तरसा दिया यहाँ के गरीब भाई बहनों को। और तब मोर आवास मोर अधिकार ये आंदोलन यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने किया था। मुझे कहते हुए खुशी है कि 2018 की आवास प्लस की सूची के सभी 19 लाख मकान छत्तीसगढ़ के गरीब बहनों और भाइयों को दे दिए गए हैं, और तेजी से वो मकान बनाने का काम हो रहा है। उनमें से कई मकान पूरे हो गए कि मध्य प्रदेश में धान 3100 में खरीद रहे हैं कि नहीं खरीद रहे हैं कृषि मंत्री जी? और यहाँ जो बारदाना आया है उसमें 40 किलो धान भी नहीं आ पा रहा है। यदि वो किस्त जारी किए कर रहे हैं तो कितने किसानों का और कितने किसान इससे वंचित हुए हैं ये बताएं। लाखों किसान इससे वंचित हो गए हैं। छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार बनने के बाद लगातार आवासों की स्वीकृति तो हो ही रही है। नए आवासहीन परिवारों को शिवराज सिंह चौहान के बयान के बाद अपना आशियाना मिलने का सपना भी जगा है। ऐसे में सियासी वार पलटवार से दूर ये उम्मीद की जानी चाहिए कि छत्तीसगढ़ में जल्द से जल्द पीएम आवास का निर्माण पूरा हो जाएगा। अधिक से अधिक आवासहीन परिवार अपने आशियाने में कदम रख सकेंगे। रायपुर से INS 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट। और इधर सिवनी हवाला लूट कांड में जांच लगातार नई परतें को खोल रहा है। मामले में आरोपी डीएसपी पूजा पांडे के जीजा समेत एक अन्य डीएसपी की गिरफ्तारी हुई। आइए देखते हैं एक और खास रिपोर्ट। सिवनी हवाला कांड में बड़ी कार्रवाई। जबलपुर से आरोपी डीएसपी का जीजा भी गिरफ्तार। डीएसपी पूजा पांडे ने जीजा को दी थी रकम ठिकाने लगाने की जिम्मेदारी। एसआईटी ने 4 और लोगों को किया गिरफ्तार। इस बहुचर्चित मामले में
एसआईटी ने मंगलवार को 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें डीएसपी पंकज मिश्रा, कांस्टेबल प्रमोद सोनी, खिलौना व्यापारी पंजू गिरी गोस्वामी और आरोपी डीएसपी पूजा पांडे के जीजा वीरेंद्र दीक्षित शामिल है। वीरेंद्र दीक्षित जबलपुर में मेडिकल स्टोर चलाता है। एसआईटी के मुताबिक पूजा के कहने पर वह प्लान में शामिल हुआ। लूट की रकम को ठिकाने लगाने में उसकी भूमिका थी। मामले में अब तक 15 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। उन्होंने 4 व्यक्तियों को उसमें संलिप्त पाया है और उनमें से 2 पुलिस अधिकारी हैं और 2 प्राइवेट लोग। एक पुलिस अधिकारी श्री पंकज मिश्रा, वो डिप्टी एसपी हैं हॉक फोर्स में बालाघाट में, और एक आरक्षक हैं जबलपुर के अपराध थाने में प्रमोद सोनी। इन दोनों पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार किया गया है और उनको 2 दिन की पुलिस रिमांड पर है। साथ ही में जो पब्लिक के 2 व्यक्ति और हैं उनको भी गिरफ्तार करके 2 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया गया है। सिवनी हवाला कांड की जांच कर रही एसआईटी को नए इनपुट्स भी मिले हैं। इनके मुताबिक रकम के मूवमेंट की खबर सबसे पहले जबलपुर के खिलौना व्यापारी पंजू गिरी गोस्वामी ने दी थी। उसने क्राइम ब्रांच के कांस्टेबल प्रमोद सोनी को इस बारे में बताया था। इसके बाद यह जानकारी बालाघाट में पदस्थ हॉक फोर्स प्रभारी डीएसपी पंकज मिश्रा तक और आखिर में डीएसपी पूजा पांडे और उनके नेटवर्क तक पहुंची। ताजा घटनाक्रम में डीएसपी पूजा पांडे ने मंगलवार को जमानत के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी है। इस पर जस्टिस देवनारायण मिश्रा की अदालत में इसी सप्ताह सुनवाई हो सकती है। प्रकरण में एसआईटी गठित की गई थी और एसआईटी विगत लगभग 1 माह से इस पूरे मामले की विवेचना कर रही है। प्रारंभिक इनिशियल जो सूचना थी वो पंशु गिरी गोस्वामी के माध्यम से प्रमोद सोनी को मिली और उसके बाद में वो आगे भेजी गई। आइए अब आपको बताते हैं कैसे इस मामले का खुलासा हुआ था। घटना 8-9 अक्टूबर की दरमियानी रात की है। महाराष्ट्र के व्यापारी सोहनलाल परमार के 2 ड्राइवर सतना से 2 करोड़ 96 लाख रुपए लेकर जालना जा रहे थे। इसी बीच सिवनी एसडीओपी पूजा पांडे के नेतृत्व में बंडोल थाना पुलिस ने उनकी कार नंबर को रोका। पुलिस कर्मी उन्हें जंगल में ले गए, पूछताछ की और 1.25 करोड़ रुपए वापस देकर छोड़ दिया। महाराष्ट्र पहुंचकर ड्राइवरों ने पूरी बात सोहनलाल को बताई। अगले दिन सिवनी पहुंचे तो पुलिस ने बिना एफआईआर उन्हें थाने में बैठाया, मारपीट की और धमकाकर छोड़ दिया। बाद में सोहनलाल ने कोतवाली में इसकी शिकायत की। पुलिस ने जांच की तो पूजा ने हवाला की रकम को लूटने से इनकार कर दिया। डीआईजी अतुल सिंह ने जांच के आदेश दिए। इसमें पूरा मामला खुल गया। ब्यूरो रिपोर्ट INS 24/7। और इधर नैक ने हाल ही में SRR रिपोर्ट जारी की, जिसमें भोपाल के राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया। नैक ने RGPV को A++ ग्रेड दिया, लेकिन रिपोर्ट में किए गए दावे वास्तविकता से परे हैं। देखिए रिपोर्ट। भ्रष्टाचार के आरोपों में लिप्त राजधानी भोपाल का प्रसिद्ध RPGV एक बार फिर विवादों में है। इस बार मामला है सेल्फ स्टडी रिपोर्ट यानी SSR रिपोर्ट का। इस रिपोर्ट में यूनिवर्सिटी को A++ ग्रेड मिला, लेकिन जो तथ्य रिपोर्ट में दर्शाए गए थे वे वास्तविकता से बिल्कुल मेल नहीं खाते हैं। इसे लेकर ABVP ने प्रेस वार्ता कर इसे अकादमिक भ्रष्टाचार बताया। इन सारे विषयों को लेकर जब विद्यार्थी परिषद ने इस विषय का संज्ञान लिया तो ध्यान में आया कि किस तरह अंधेरे में सभी को अंधेरे में रखते हुए नेक का इंस्पेक्शन वहां कराया गया। SSR की जो रिपोर्ट थी वह SSR की रिपोर्ट को जारी नहीं किया गया, सार्वजनिक नहीं किया गया और उसके बावजूद ये नेक का इंस्पेक्शन वहां हुआ और किस प्रकार की खामियां ये सभी ध्यान में आई। इसमें दावा किया गया है कि विश्वविद्यालय ने प्रशासनिक अधिकारियों को फुल टाइम शिक्षक दिखाया है। इन अधिकारियों में डिप्टी रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार और परीक्षा नियंत्रक शामिल हैं। इस तरह फुल टाइम शिक्षकों की संख्या बढ़ाई गई है। इन शिक्षकों के पास PhD, DSc और D.Litt जैसी डिग्रियां थी। विद्यार्थी परिषद ने डिमांड करी, विद्यार्थी परिषद ने आग्रह किया कि आपको ये SSR सार्वजनिक करनी चाहिए। तो अभी 2 दिन पूर्व ही ये SSR रिपोर्ट ये RGPV द्वारा अपनी वेबसाइट पर उपलब्ध हम सभी को कराई गई है। जब उस SSR रिपोर्ट को हम लोग पढ़ रहे थे तो कई प्रकार के तथ्य ये ऐसे निकल के आए जो प्रथम दृष्टया ही समझ में आता है कि किस प्रकार से एक फॉल्स स्टेटमेंट, एक फॉल्स स्टैटिस्टिक्स ये RGPV के नेक के प्रभारी, वहां के कुलपति, वहां के प्रशासनिक लोगों के द्वारा किस प्रकार का ये फॉल्स स्टैटिस्टिक्स ये प्रोवाइड किया गया है। इस विवाद के बाद ABVP ने
तकनीकी शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार से मुलाकात कर कुलपति और अन्य दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग की थी। इसके अलावा विश्वविद्यालय में धारा 54 लागू करने और विश्वविद्यालय को 3 हिस्सों में विभाजित करने की भी मांग की गई है और मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन करने की चेतावनी भी दी गई है। चेयर पर जो है विद्यार्थी परिषद का किसी व्यक्ति विशेष से कोई हमारा कोई लड़ाई ऐसा नहीं है। हमारी लड़ाई अगर किसी चेयर ने गलत कराए तो चेयर के खिलाफ विद्यार्थी परिषद लड़ता है। हमने जीवाजी विश्वविद्यालय के अंदर भी धारा 52 जब लागू हुई, विद्यार्थी परिषद ने उसके लिए उच्च शिक्षा मंत्री को ज्ञापन सौंपा, उसकी डिमांड करी और वहां धारा 52 लागू हुई। आपने जिन चीजों का कहा, अभी चूंकि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस स्पेसिफिक आरजीपीवी को लेकर है, आरजीपीवी के अंदर लंबे समय से इस प्रकार की चीजें आ रही हैं, तो केवल ये कहना कि वहां नहीं है इस आधार पर हम आरजीपीवी को छोड़ दे, तो मेरे को नहीं लगता कि ये उचित होगा। जहां जहां आवश्यकता महसूस होगी वहां वहां विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता उन सारी चीजों के खिलाफ मुखर होकर प्रदर्शन करने के लिए तैयार रहता है। एसएसआर की रिपोर्ट में और भी कई दावे किए गए जो जमीनी हकीकत से बिल्कुल परे हैं। हालांकि आरजीपीवी पर लगा ये कोई पहला आरोप नहीं है। इससे पहले भी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में घोटाला और लैंड स्कैम जैसे घोटालों में यूनिवर्सिटी के खिलाफ जांच चल रही है। कुछ दिन पहले भी यहां के हॉस्टल के छात्रों ने पानी की कमी को लेकर आंदोलन भी किया था और अब कोई छात्र A++ ग्रेड देखकर छात्र इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेता है तो उसके भविष्य की गारंटी कौन लेगा? INS 24/7 के लिए भोपाल से अंजलि सिंह की रिपोर्ट। और इसी के साथ खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे।